क्या हुआ बेटा, तू आज कंपनी नहीं गया? इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने आप दोनों के लिए एक बेहतर जगह का इंतजाम किया है, एक वृद्धाश्रम। क्या क्या कहा तूने? वृद्धाश्रम? क्या यह मेरे ही बेटे की आवाज है? माँ, वहाँ आप लोग खुश रहोगे। वहाँ आपकी देखभाल के लिए नर्सें हैं, आपके साथ पूजा पाठ करने के लिए लोग हैं। आप यहाँ रोज रोज के झगड़े देख रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। और मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज तू बता रहा है कि मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के लिए मेरे लिए जगह नहीं है। अंधेरी रात थी। हरियाणा के छोटे से गांव में मिट्टी के तेल से जल रहे दिए की धीमी रोशनी में एक गरीब किसान मोतीलाल चारपाई पर बैठा अपनी पत्नी सुमित्रा से बात कर रहा था। उनका 15 साल का बेटा राजू पास की दूसरी चारपाई पर गहरी नींद में था। सुमित्रा, मैंने सोच लिया है, अब और नहीं। क्या सोच लिया जी? आप कई दिनों से कुछ परेशान से लग रहे हैं। यह जमीन हमें भरपेट खाना तो दे रही है, पर क्या यह राजू को अच्छा भविष्य दे पाएगी? पुश्तैनी मकान है, जमीन है, पर कमाई के नाम पर क्या? बस साल भर की दाल रोटी। आपकी बात ठीक है, पर हम किसान लोग कर भी क्या सकते हैं? यही तो बात है, अब किसान बने रहने से काम नहीं चलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली? आप मजाक तो नहीं कर रहे थे? इतनी दूर वहाँ क्या करोगे? मजाक नहीं है सुमित्रा, मैंने वहाँ अपने बचपन के दोस्त हरपाल से बात की थी। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। उसने कहा है कि वहाँ काम की कोई कमी नहीं है, कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाएगा। और हमारा क्या होगा? अरे पगली, रो क्यों रही है? मैं कोई परदेश थोड़े ही जा रहा हूँ। दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर, बस कुछ घंटों का सफर। मैं वहाँ कमाने जा रहा हूँ ताकि हमारा बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ सके। यह फैसला हमारे कल के लिए है सुमित्रा। पर वहाँ रहना खाना सब कैसे होगा? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, किराए के लिए एक कमरा ढूंढूंगा और तुरंत काम शुरू कर दूंगा। तुम और राजू यहीं रहो और जमीन संभालो। मैं जब तक इतना नहीं कमा लेता कि तुम्हें भी बुला सकूं, तब तक वहीं से पैसे भेजता रहूंगा। जब तक कितने दिन का होगा? जल्द ही, मेरा वादा है। एक बेहतर जिंदगी हमारी राह देख रही है, हमें बस शुरुआत करनी है। अगले दिन मोतीलाल दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ एक छोटा सा झोला था। लंबा सफर तय करने के बाद मोतीलाल वहां पहुंच जाता है। अरे हरपाल, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला यार, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अरे बदलना कैसा, काम की चक्की में पीसते पीसते थोड़े और सूख गए होंगे बस। चल जल्दी कर, ये दिल्ली है, यहाँ सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सब भाग रहे हो किसी रेस में। शांति तो यहाँ है ही नहीं। अरे शांति भूल जा, ये शहर पैसे देता है, शांति नहीं। अब बता, क्या इरादा है? कहाँ रहना है? क्या काम करना है? भाई, इरादा का तू जानता है, पैसे कमाने हैं बस। मैंने सोचा था तू जहाँ काम करता है वही कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। तेरा दोस्त किस काम आएगा? चल मेरे साथ। हरपाल उसे पास ही एक बड़े से गोदाम के बाहर बने एक छोटे से दफ्तर में ले जाता है। देख मोती, मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। हमारी कंपनी में माल आता जाता रहता है। मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जो ट्रकों से माल उतरवाने और चढ़वाने का हिसाब रखे। हिसाब मतलब कागज पत्र का काम? मुझे तो बस थोड़ी बहुत ही गिनती आती है भाई। अरे घबरा मत, कौन सा तुझे बैंक का मैनेजर बनना है? बस यह देखना है कि कागज में जितना माल लिखा है उतना ट्रक से उतरा है या नहीं। मैं तुझे सब सिखा दूंगा, तू चिंता मत कर। भाई, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 3 साल बाद मोतीलाल अब सुपरवाइजर की पोस्ट पर है। अरे यार मोती, तो तुम बिल्कुल दिल्ली वाला हो गया है। 3 साल में तेरी तरक्की देखकर खुशी होती है। तूने माल उतारने चढ़ाने के हिसाब को कंप्यूटर से भी तेज कर दिया है। यह सब आपका दिया हुआ है भाई। बस अब एक बात खटकती है। क्या बात है भाई? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है हरपाल, बस अब ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए काम करके थक गया हूँ। मेरा बेटा राजू अब 18 का हो गया है। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देने आया था, न कि जिंदगी भर किसी का मुनीम बनने। क्या तू क्या कह रहा है? क्या तू
नौकरी छोड़ना चाहता है? नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी करने का तरीका बदलना चाहता हूँ। मैंने पिछले 3 सालों में अच्छे पैसे बचाए हैं। मैं अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या? अपना काम? यह शहर है मोती, यहाँ हर कदम पर मुकाबला है। भाई, मुकाबला तो खेती में भी था। मैंने यहाँ ट्रकों के मालिक देखे हैं, उनसे बात की है। मुझे रूट, लोडिंग, अनलोडिंग सब पता है। बात तो तेरी ठीक है, तू सच्चा और भरोसेमंद है, पर शुरुआत कैसे करेगा? ट्रक खरीदने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए भाई। ट्रक नहीं खरीदना है, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने 2 पुराने भरोसेमंद ड्राइवरों से बात की है। वे दोनों अपने ट्रक लेकर मेरे लिए काम करने को तैयार है। मैं उन्हें काम दूंगा और वे उसे पूरा करेंगे। मैं कमीशन लूंगा बस। अरे वाह मोती भाई, यह तो तूने बिना पैसे लगाए मालिक बनने का तरीका ढूंढ लिया। तो अब तेरी कंपनी का नाम क्या होगा? मोती ट्रांसपोर्ट। पर मुझे आपकी मदद चाहिए भाई। क्या आप मुझे इस कंपनी से कुछ छोटे ऑर्डर दिला सकते हो, शुरुआत में सिर्फ 2 ट्रकों के लिए? अरे मोती, तू मेरा भाई है, तुझे मना कैसे कर सकता हूँ? मैं मालिक से बात करूंगा, तू चिंता मत कर। बस इतना याद रखियो, बड़ा आदमी बनकर अपने गांव, अपनी पत्नी और अपने बेटे को मत भूलियो। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई, यह सब तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मेरा पहला काम होगा सुमित्रा और राजू को यही बुलाना। मोतीलाल ने अपने छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को तेजी से बढ़ाया। कुछ ही महीनों में उसने एक छोटा सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया। उसने दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में 2 कमरे का किराए का मकान लिया और सुमित्रा को फोन किया। हेलो सुमित्रा, मैंने टिकट भेज दिए हैं। तुम और राजू परसों दिल्ली आ रहे हो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बस। परसों? इतनी जल्दी? अरे गांव में सबको बताना पड़ेगा। और सामान कैसे आएगा? सामान की चिंता मत करो, मैंने हरपाल को बोल दिया, वह अपनी गाड़ी भेजेगा। तुम बस तैयार रहना। आपकी मेहनत रंग लाई जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं। 2 दिन बाद स्टेशन पर मोतीलाल, सुमित्रा और राजू मिलते हैं। पिताजी, यहाँ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इतना शोर। हाँ बेटा, यह शहर है, यहाँ शोर भी है और सपने भी। अब तुम यही पढ़ोगे। अगले 5 साल मोतीलाल के लिए संघर्ष और सफलता का दौर था। मोती ट्रांसपोर्ट के पास अब 3 ट्रक थे। राजू ने शहर के स्कूल से 12वीं पूरी की। एक शाम राजू अपने पिता के साथ बैठा था। पिताजी, मेरी 12वीं पूरी हो गई है। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने का मन है, पर मुझे लगता है। क्या लगता है? साफ साफ बता। मुझे लगता है मुझे अब कॉलेज नहीं जाना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है तू? तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्या? तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? माँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पर किताबी ज्ञान से ज्यादा मुझे पिताजी के काम से सीखना है। सुनते हो भाग्यवान, बेटा तो हमसे भी 4 कदम आगे निकला। निकलेगा क्यों नहीं? बेटा भी तो आपका ही है। ठीक है मेरे शेर, कल से कॉलेज की किताबें छोड़ मोती ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में आना। और याद रखना, यह व्यापार सिर्फ मुनाफे का नहीं, भरोसे का है। अगले 2 साल मोती ट्रांसपोर्ट के लिए शानदार रहे। कंपनी के पास अब 7 ट्रक थे और वे दिल्ली एनसीआर के बाहर भी काम लेने लगे थे। एक शाम राजू ने अपने माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माँ, पिताजी, मैंने सोचा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। कौन है वो लड़की? पापा, वो मेरी दोस्त है रिया। वह बहुत ही स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की है। कुछ ही महीनों में शादी हो जाती है। रिया शहर की तेज तर्रार लड़की थी, जिसकी सोच गांव की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। एक सुबह सुमित्रा पूजा के बाद जोर से भजन गा रही थी। माँ जी, ये क्या तरीका है? इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों? क्या आपको पता नहीं मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई? बहू, यह भजन है। घर में सुबह सुबह भजन कीर्तन होता ही है, इससे घर में शांति आती है। मुझे भजन से शांति नहीं, सिर दर्द होता है। आप यह सब अपने गांव वाले घर में कर सकती थी। यह दिल्ली है, यहाँ लोग सुबह शांति से काम की योजना बनाते हैं। तू मुझे सिखाएगी कि घर में क्या करना है और क्या नहीं? हाँ, अगर आपके शोर से मेरे पति यानी राजू का काम प्रभावित होता है तो मैं जरूर बोलूंगी। रिया, ये सब क्या हो रहा है? देखो ना राजू,
मैं बस थोड़ी सी शांति रखने को कह रही थी और उन्होंने उल्टा मुझे बोल दिया। क्या इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। देख लो बेटा, यह कैसी बहू लाया है। इसने आते ही मेरा सुख चैन को छीन दिया। पिताजी आप ही कुछ बोलिए। रिया बेटा तुम बहू हो, सुमित्रा तुम माँ हो। इस घर की शांति से ही मोती ट्रांसपोर्ट की बरकत है। तुम दोनों को मिलजुल कर रहना होगा। राजू, मुझे लगता है इस घर से हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे इस माहौल में घुटन होती है। हाँ, अलग हो जाओ। इस घर की खुशियाँ तब तक नहीं लौटेगी जब तक यह चालाक लड़की यहाँ रहेगी। बस करो तुम दोनों, मैं काम पर जा रहा हूँ। मोतीलाल उदास होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। उनकी सारी सफलता के बावजूद घर की शांति भंग हो चुकी थी। इसी तरह 10 साल बीत गए, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े कम नहीं हुए। मोतीलाल की उम्र अब बढ़ चुकी थी। अब वो कंपनी में नहीं जाते थे। बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था और वो ज्यादातर समय घर के सोफे पर पड़े रहते थे। इसी दौरान राजू का भी एक बेटा गोलू हुआ, जो कि अब 10 साल का हो चुका था। आज फिर बिजली का पिन नहीं भरा गया। यह कोई धर्मशाला है क्या? अरे बहू, मुझे याद नहीं रहा। तुम भी तो देख सकती थी। नहीं कि देख, मेरा काम मोती ट्रांसपोर्ट को चलाना है, न कि बुढ़ापे की देखभाल करना। मुझे समझ नहीं आता, आप लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते क्या? बहू, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा पिताजी, बस कह रही थी कि घर का काम इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप आराम फरमाते रहे। शर्म कर बहू, तुझे अपने ससुर पर तरस नहीं आता? इस आदमी ने तेरी सारे सुख सुविधा के लिए अपनी जवानी खपा दी। इमोशनल बातें बंद कीजिए माँ जी, मैं तो सिर्फ हक की बात कर रही हूँ। गोलू ये सब देख रहा था। उसके दादा दादी, जिन्होंने कभी उसे प्यार से गोद में उठाया था, आज अपमानित महसूस कर रहे थे। दादाजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, ये सब बड़ों की बातें हैं। तुम जाओ और खेलो। आपको क्यों डांटा माँ ने? आप तो बीमार हो ना। बेटा, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। राजू, हमें इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना होगा। क्या सुलझाना है रिया? तुम आज फिर पिताजी से लड़ रही थी। हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, पर घर में एक पल की भी शांति नहीं है। तरक्की इसलिए हो रही है क्योंकि मैं घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हूँ, और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक वो यहाँ है। वो कौन? माँ पापा को वो मत कहो रिया। देखो राजू, यह घर उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें हमारी लाइफ का इनसे परेशानी है और हमें उनके तौर तरीकों से। तो क्या करूँ? उन्हें वापस गांव भेज दूँ, जहाँ कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। यह मोती ट्रांसपोर्ट उन्हीं की मेहनत से खड़ा हुआ है रिया। गांव भेजना सही नहीं है, पर उनकी देखभाल नहीं होगी। मैंने सोच लिया, हमें उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? वृद्धाश्रम? इसमें इतना चौंकने की बात क्या है? मैंने सबसे अच्छे आश्रम की जानकारी ली है। वहाँ उन्हें उनकी उम्र के लोग मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, उन्हें वहाँ इज्जत मिलेगी। इज्जत? तुम जो उनके साथ कर रही हो, क्या वह इज्जत है? उन्हें वृद्धाश्रम बेचकर तुम उन्हें सजा देना चाहती हो? मेरे पिताजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका खुद का घर ही उनके लिए पराया हो जाएगा। भावुक मत बनो राजू, यह तर्क है। हमें अपने बेटे गोलू के भविष्य पर ध्यान देना है। क्या तुम चाहते हो कि वह हर रोज घर में लड़ाई झगड़े देखे? यह मेरी हार है रिया। मेरे पिताजी ने दिल्ली आने का फैसला इसलिए लिया था ताकि वह हमें बेहतर जिंदगी दे सके, और मैं उन्हें उनके ही घर से निकाल रहा हूँ। मैं यह नहीं कर सकता रिया। तुम यह करोगे राजू, या तो तुम पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो, या मैं गोलू को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारा है। अब इस घर में या तो शांति रहेगी या तुम्हारे माँ बाप। राजू अब एक भयानक दुविधा में फंस गया था। अपने माँ बाप या अपनी पत्नी और बेटे में से किसी एक को चुनना है। राजू ने रात भर जागकर अपनी आत्मा से लड़ाई लड़ी, पर रिया की धमकी ने उसे तोड़ दिया। अगले दिन उसने दफ्तर जाने के बजाय एक टैक्सी बुलाई और अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ बेटा, तू आज कंपनी नहीं गया? इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने आप दोनों के लिए एक बेहतर जगह का इंतजाम किया है, एक वृद्धाश्रम। क्या क्या कहा तूने? वृद्धाश्रम? क्या यह मेरे ही बेटे की आवाज है? माँ, वहाँ आप लोग खुश रहोगे। वहाँ आपकी देखभाल के लिए नर्सें हैं, आपके साथ पूजा पाठ करने के लिए लोग हैं। आप यहाँ रोज रोज के झगड़े देख रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। और
मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज तू बता रहा है कि मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के लिए मेरे लिए जगह नहीं है। ऐसा नहीं है पिताजी, रिया और मैं यह सब आपके लिए ही कर रहे हैं। हाँ जरूर, यह सब उस तेरी चालाक पत्नी का किया धरा है। अरे तू गांव की मिट्टी पर पला बड़ा था, तुझे शर्म नहीं आती? अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं। मैंने सारी दवाइयाँ और जरूरी कपड़े पैक करवा दिए हैं। टैक्सी आ गई है राजू। चल रो मत बेटा, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। जो मैं यह भूल गया था कि नया पौधा जब जमीन से कट जाता है तो वो पुरानी जड़ों को बोझ समझने लगता है। जैसे ही मोतीलाल दरवाजे से बाहर निकलने लगे, गोलू दौड़कर उनके पास आया। दादाजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नहीं बेटा, दादाजी तो छुट्टी पर जा रहे हैं, लंबी छुट्टी पर। पर आप तो बीमार हैं, वहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा? क्या मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ? मैं आपको रोज कहानी सुनाऊंगा। नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना। और हाँ, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मोतीलाल आखिरी बार राजू की ओर देखते हैं, फिर वो सुमित्रा के साथ टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी चली जाती है। मोतीलाल और सुमित्रा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। देखो राजू, मैंने कहा था ना, अब घर में कैसी शांति है। न सुबह भजन का शोर, न किसी बात पर टोका-टाकी। तुम तो बेवजह परेशान हो रहे थे। हाँ, शांति तो है, पर मुझे लगता है यह दीवारों के अंदर की नहीं, बाहर की शांति है। मुझे चैन नहीं है रिया। अब ये बेकार की बातें छोड़ो और बिजनेस पर ध्यान दो। राजू चुप हो जाता है। वो जानता था कि उसने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया है। एक दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद गोलू गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। तभी उसने एक पुराने ड्राइवर को देखा जो कभी मोती ट्रांसपोर्ट के पहले ट्रक का ड्राइवर था, जिसका नाम रतन काका था। काका, आप दादाजी के दोस्त हो ना? अरे तू तो गोलू बेटा है। हाँ, मैं मोतीलाल सेठ का सबसे पहला ड्राइवर हूँ। कैसे हूँ बेटा? ठीक हूँ काका। दादा दादी तो छुट्टी पर गए हैं, बहुत दूर। छुट्टी पर? कैसी छुट्टी बेटा? तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। तेरी माँ की वजह से तेरे बाप ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। गोलू को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। क्या कह रहे हो काका? मेरे पापा ने दादाजी को निकाल दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब उनके भले के लिए भेजा है, क्योंकि तेरी दादी से तेरी मम्मी का झगड़ा होता था। तो इन बातों में मत पड़। लेकिन सत्य बाहर आ चुका था। गोलू दौड़कर घर जाता है। वो रात भर बेचैन रहा। अगले दिन उसे दरवाजे के पास एक लिफाफा मिला जिस पर वृद्धाश्रम का पता लिखा था। उसने एक ऑटो वाले से चुपके से बात की। काका, मुझे इस पते पर जाना है, क्या आप ले चलेंगे? अरे बेटा, ये तो बहुत दूर है, यहाँ तक जाने के कम से कम 300 रुपए लगेंगे। मेरे पास 300 रुपए है, अब जल्दी चलो, मुझे दादाजी से मिलना है। गोलू अकेले अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ता है। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचकर गोलू ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। जी, आप कौन? मेरा नाम गोलू है। मुझे मोतीलाल दादाजी से मिलना है, वो यहीं रहते हैं ना? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों में मोतीलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा हॉल में आए। बोलू, मेरा बच्चा, तू कैसे आया यहाँ अकेला? दादाजी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने झूठ क्यों बोला? आप छुट्टी पर नहीं गए थे, पापा ने आपको निकाल दिया और माँ ने कहा कि आप सब पर बोझ है। चुप हो जा मेरे बच्चे, यह जगह बुरी नहीं है, यहाँ शांति है। नहीं दादी जी, शांति घर में होती है, आश्रम में नहीं। मैं आपको वापस लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तू हमें वापस नहीं ले जा सकता। तूने कहा था ना, घर में शांति होनी चाहिए। हाँ, पर आपके बिना कैसी शांति दादी जी? तुम अपनी माँ को गलत मत समझना। उन्हें लगता है उन्हें जो किया वो सही किया, यह उनका नजरिया है। हम तो अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, हमारी उम्र हो गई है, तो उन्हें वह प्यार देना जो तेरे पापा हमें नहीं दे पाए, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। अरे मेरे राजा बेटा, तू यहाँ से चुपचाप घर जा।
और किसी को मत बताना कि तू यहाँ आया था, वरना तेरी माँ तुझे डांटेगी। अब हमें खुशी खुशी विदा कर, और याद रखना, बड़ों का आशीर्वाद ही असली पूंजी होती है। गोलू अब घर वापस जा रहा है, एक वचन और एक गहरी सीख लेकर। वृद्धाश्रम से लौटने के बाद गोलू चुप रहा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। 1 साल बाद मोती ट्रांसपोर्ट अपने चरम पर था। पूरे 15 ट्रक और बड़ा दफ्तर। रिया अब पूरी तरह से बिजनेस संभाल रही थी। एक रात करीब 2 बजे राजू के फोन की घंटी बजी। मालिक मालिक, जल्दी आइए, दफ्तर और गोदाम में आग लग गई है, सब कुछ चल रहा है। राजू और रिया तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी करोड़ों की ट्रांसपोर्ट कंपनी, सारे दफ्तर के कागजात, माल और 3 ट्रक जलकर राख हो रहे थे। यह कैसे हो गया? हम बर्बाद हो गए राजू। यह आग नहीं है रिया, यह बद्दुआ है, हमारे कर्मों का फल है, मेरे माँ पिताजी की बद्दुआ। अगले दिन राजू बिना रिया को बताए सीधे वृद्धाश्रम गया। पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है माँ, हम बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी, मोती ट्रांसपोर्ट कंपनी, वह जल गई, सब खत्म हो गया। ये सब आपकी बद्दुआ का नतीजा है माँ। अरे बेटा, किसान की औलाद है तू, ये कैसी बातें कर रहा है? माँ पिता की कभी बद्दुआ नहीं लगती, सिर्फ आशीर्वाद लगता है। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने और रिया ने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप लोग वापस घर चलो, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको वहाँ राजा की तरह रखूंगा। चल घर चल बेटा, यह आग तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए लगी है। पैसा फिर कमा लेगी, पर रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। उसी शाम राजू अपने माता पिता को लेकर घर लौटा। रिया घर के दरवाजे पर खड़ी थी। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े हैं। बहू, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जा। राजू ने छोटे स्तर पर फिर से काम शुरू किया। इस बार मोतीलाल ने उसे मार्गदर्शन दिया। तूने काम शुरू किया है, यह अच्छी बात है, पर इस बार एक बात याद रखना। क्या पिताजी? इस बार ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम मोती ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि संस्कार ट्रांसपोर्ट रखना, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा, पर संस्कार हमेशा तुझे बचाएंगे।